हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे संस्कृत वर्णमाला एवं प्रत्याहार के ऊपर, जो कि आपके यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी की परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। हालांकि आप टीजीटी पीजीटी हिंदी का सिलेबस देखेंगे तो इसको उतना आइडेंटिफाई नहीं किया गया है संस्कृत वर्णमाला एवं प्रत्याहार को। लेकिन अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो उसमें कुछ सवाल यहाँ से उठाए गए। तो हमने सोचा कि आपने हिंदी वर्णमाला तो पढ़ा होगा, लेकिन संस्कृत वर्णमाला से भी हमारा परिचय होना चाहिए, जिससे भी किसी भी तरीके का सवाल पूछा जाए तो आपका आंसर वहाँ पर गलत ना होगा। और अगर आप संस्कृत भाषा साहित्य पढ़ रहे हैं तो संस्कृत वर्णमाला की जानकारी होनी जरूरी है। हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थी संस्कृत वर्णमाला से पहले भी परिचित होंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम देखने का प्रयास करेंगे कि संस्कृत वर्णमाला और प्रत्याहार में परीक्षा के दृष्टिकोण से किन किन चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत वर्णमाला एवं प्रत्याहार के ऊपर। जब भी हम संस्कृत वर्णमाला एवं प्रत्याहार को पढ़ते हैं तो उसमें हमें कुल तीन ऋषियों के बारे में जानकारी होनी जरूरी है, और तीनों की खास खास किताबें भी हैं, जिसमें नाम आता है पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि का। ठीक है। पाणिनि का जो फेमस व्याकरण ग्रंथ रहा है जिसका नाम है अष्टाध्यायी, कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है, और पतंजलि का महाभाष्य। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी के पिछले वर्षों के कुछ प्रश्न पत्रों को हल किए होंगे, तो वहां पर एक सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मुनित्रय नहीं है। मुनित्रय इन लोगों को माना जाता है, पाणिनि को, कात्यायन को और पतंजलि को। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो गया कि अगर जब भी मुनित्रय की बात होगी, तीन मुनियों की चर्चा की जाएगी, तो इन्हीं तीनों का नाम आएगा, पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि का। तो उम्मीद है कि आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे। तो जब भी संस्कृत व्याकरण आप पढ़ेंगे तो खासतौर से अष्टाध्यायी से आपका सामना होना तय है। पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को 14 खंडों में बांटा है। इन्हें माहेश्वर सूत्र कहते हैं। यानी कि संस्कृत वर्णमाला को 14 खंडों में विभाजित किया है पाणिनि ने अपने अष्टाई अष्टाध्यायी ग्रंथ में, और इन्हीं 14 को माहेश्वर सूत्र कहा गया। और इसका कारण बताया गया कि शिव की साधना करके पाणिनि ने संस्कृत के वर्णमालाओं को 14 खंडों में बांटा, और ये मानकर माना जाता है कि शिव ने अपने डमरू को बजाया था, और जो भी ध्वनियां वहां से निकली हुई थी उसको पाणिनि ने नोट कर लिया था। और वो ध्वनियां कैसी थी? अ इणु रेल रिक एंग ऐवच हैवरट लड़ अंगमणनम झंब ढ ध धस जबगडदस फ फ छ ठ च ठ तव कपय ससर हल। तो हमने तो इसको सामान्य तौर से पढ़ दिया, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि डमरू की आवाज कैसे निकली हुई होगी, और पाणिनि ने उसे कंठस्थ किया होगा। ये भी एक रहस्य की बात है। हालांकि हमें एक परीक्षार्थी के दृष्टिकोण से इसे देखना है। बस ध्यान में रखना कि जो माहेश्वर सूत्र है उनकी कुल संख्या 14 है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आखिरी माहेश्वर सूत्र है हल। हल के अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं, इसीलिए आपने एक संधि पढ़ते हुए देखा होगा, हल संधि नाम से। तो जो 14वां सूत्र है हल, उसके अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं। बाकी आगे ये माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार कैसे बने इस पे हम बात करेंगे, तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला टॉपिक है कि प्रत्याहार अगर बनाना हो तो कैसे बनता है। जैसे दिया गया यहाँ पर अ ई उ ड़, तो इसको हम अड़ कहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है कि शुरू का एक अक्षर और आखिर का एक अक्षर ले लेते हैं। ठीक है। यानी कि सबसे पहला और अंतिम वर्ण मिलने से अण बनता है। अब उसके अंतर्गत अण में कुल कितने वर्ण है? कुल वर्णों की संख्या है 4। ठीक है। तो जब भी कोई अण बोले तो अ ई उ ण आना चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से 14 प्रत्याहार बने हुए हैं माहेश्वर सूत्रों के आधार पर। जैसे यहाँ पर एक दूसरा उदाहरण देखें, अक। अक बना है तो इसके अंतर्गत आ रहा है अ ई उ ड़ रेल री क। ठीक है। यानी कि पहला और आखिरी वर्ण मिलाकर एक अलग प्रत्याहार बन गया जिसका नाम है अक। इसी तरह से हम देखें तो एक प्रत्याहार है अच।
अच में आ रहा है अ ई उ री, री ए ओ ऐ औ, ठीक है। और अच में सभी स्वर आते हैं। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सभी स्वर किस प्रत्याहार में आते हैं, तो उसका नाम है अच, ठीक है। और इससे पहले हमने एक आपको प्रत्याहार के बारे में बताया जिसका नाम है हल, उसमें सभी व्यंजन आते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, अच को और हल को, ठीक है। अगर टोटल हम प्रत्याहारों की बात करें तो इनकी संख्या कुल 42 है। अगर क्वेश्चन में तथ्यात्मक रूप से पूछ लिया जाए कि प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी है, तो आपका जवाब होगा कि 42 होती है, ठीक है। और ध्यान में रखिए कि अगर आप हिंदी वर्णमाला की चर्चा करेंगे तो उसकी संख्या 52 है, लेकिन संस्कृत में प्रत्याहारों की कुल संख्या 42 है। इसलिए जब भी आप संस्कृत पढ़िए तो हिंदी को भी कोरिलेट करिए, और जब हिंदी पढ़िए तो संस्कृत की जितनी भी जानकारी है उसको भी कोरिलेट करके जोड़कर पढ़ेंगे, तो आपको पढ़ने में बहुत आनंद आएगा, ठीक है। आगे बात करें कि ये प्रत्याहार कैसे बने हुए हैं। पहला प्रत्याहार है जिसका नाम है इक। तो इसमें देख रहे हैं कि ई उ री ये वर्ण आ रहे हैं, ठीक है। इक में आ जाएंगे ई उ री री, और जो आखिरी वाला रहेगा क। यण में य व र ल। आप देख रहे हैं कि यण काफी इंपॉर्टेंट है, और आपने संधि पढ़ा होगा यण संधि, ठीक है। तो जब भी यण संधि आप पढ़े होंगे तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि य व र ल जिसके अंतर्गत आए वो यण प्रत्याहार कहलाता है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं अच, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, अच के अंतर्गत आ गए। जश, ज ब ग ड दस। तो जब हम प्रत्याहार माहेश्वर सूत्रों के बारे में बात कर रहे थे तो ये उसमें आया था जब गढ़ दस। एच, ए ओ ऐ औ, एन, ए औ, ए ओ, ठीक है। तो ये 6 प्रत्याहार हुए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि य व र, आपके दिमाग में आ रहा होगा ये खास उच्चारण स्थान के अंतर्गत आते हैं। आप कमेंट्स कर कर जरूर बताएंगे कि य व र ल किसके अंतर्गत आते हैं, अंतस्थ, उष्म, या फिर किस टाइप के, ठीक है। अगला जो प्रत्याहार है वो है झल। झल प्रत्याहार काफी इंटरेस्टिंग है, और ये परीक्षाओं में एक बार सवाल इसमें पूछा गया कि इसमें कुल कितने वर्ण हैं। तो आप देख रहे हैं कि झल में वर्णों की संख्या 24 है। तो जब तक आप गंभीरता से इसको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, संस्कृत व्याकरण को भी, तो आप परीक्षाओं में फंस जाएंगे, और यही आपके लिए कठिन प्रश्न साबित होने लगेंगे कि हमने पूरा संस्कृत व्याकरण पढ़ लिया लेकिन ये पता नहीं कर पाया कि झल के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं। तो जो बच्चे इस लेक्चर को देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, वो जाहिर सी बात है कि वहां पर सही जवाब कर कर आएंगे। तो झल में कुल 24 वर्ण आते हैं। अब इसमें कौन कौन से 24 वर्ण आते हैं उसको ध्यान में रखें। इसमें जितने भी वर्ग हैं उनके वर्गों में जो पांचवा वर्ग है या पांचवा वर्ण है उसको छोड़ दिया जाए। इसके बाद जितने भी वर्ण बच रहे हैं वो सब झल के अंतर्गत आते हैं। यानी कि प्रत्येक वर्ग का चौथा, तीसरा, दूसरा और प्रथम तो आता है। पहला आप देख रहे हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण आता है, लेकिन जो पांचवा वर्ण है, ठीक है, जिसको पंचमाक्षर भी कहते हैं, वो झल प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आता है। हो सकता है कि बदलते हुए पैटर्न पर आप सवाल पूछ लिया जाए कि अ, जो पांचवा वर्ड है निम्नलिखित में से किस प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आता है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा झल प्रत्याहार। और झल में कुल 24 वर्ण आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 20 तो ये हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह, ये भी 4 आते हैं। तो इस तरीके से इसकी संख्या कुल 24 हो रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि झल प्रत्याहार में क्या है। अगला जो प्रत्याहार है उसका नाम है झर। आप देख रहे हैं बहुत कम अंतर है झल और झर। अब लिखा गया कि झल में से केवल ह को निकाल दें तो झर प्रत्याहार के वर्ण मिल जाते हैं। यानी कि झल में से केवल ह को काट दिया जाए, हटा दिया जाए, तो झर प्रत्याहार हो जाएगा। यानी कि झर प्रत्याहार में कुल संख्या 23 है, उसमें कौन नहीं है, ह नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जो माइनर अंतर हैं उन अंतरों को पूरी उम्मीद है कि आप सभी समझ रहे होंगे, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि एक बैठक में आप चीजों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें ताकि परीक्षा में आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। वरना हम चाहते
तो अलग अलग टॉपिक्स पे इसी संस्कृत वर्णमाला पर व्यूज पाने के लिए 50 तरीके की वीडियोज बना देते, लेकिन हमें समय का ख्याल है, आप सभी के मोस्ट इम्पोर्टेंट समय का और कॉन्सेप्ट का ख्याल है कि क्लियरिटी होनी चाहिए, नहीं तो 10 बार आप पढ़ेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। अगला जो प्रत्याहार है जिसका नाम है हर्ष प्रत्याहार, इसके अंतर्गत है ह, य, व, र, ल, ञ, म, ज्ञ, ड़, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द। ठीक है, और प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा य, व, र, ल, ये सब हर्ष के अंतर्गत आते हैं। तो बस ध्यान में रखना है, कई बार इनसे सवाल आते हैं, कई बार नहीं आते हैं। ठीक है, जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया कि झल प्रत्याहार से एक बार सवाल आया हुआ था कि इसमें कुल कितने वर्ण होते हैं, तो वो प्रश्न परीक्षार्थियों के लिए कठिन हो गया था। अगला प्रत्याहार है खर। खर के अंतर्गत है ख, फ, छ, ह, च, ट, त, क, प और ट, श, स। ठीक है, अब यहां पर आपने पढ़ा होगा गुण संधि, जिसके अंतर्गत अ, ए, ओ को गुण कहते हैं और आ, आई, औ को वृद्धि कहते हैं। तो इसको भी विशेष तौर पर आप इंपॉर्टेंट करके ध्यान में रखिए कि गुण की जब भी बात आएगी तो अ, ए, ओ, और वृद्धि की बात की जाएगी तो आ, आई और औ का उल्लेख होगा। आगे बात करें वर्गों के ज्ञान के ऊपर कि कुल कितने वर्ग होते हैं और किस वर्ग में क्या आता है, जो कि आपकी एकदम प्रारंभिक शिक्षा जहां से शुरू होती है, आप क ख ग घ से शुरू करते हैं। ठीक है, जब हिंदी मीडियम में होते हैं, हालांकि वर्तमान समय में एजुकेशन का सिस्टम थोड़ा सा चेंज हुआ है, क ख ग घ से पहले एबीसीडी की शुरुआत होती है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वर्गों का ज्ञान आपको होना चाहिए, कई बार सवाल उनसे भी पूछ लिया जाता है। तो वर्गों की बात करें तो 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और इन सभी वर्गों में कुल 5 वर्ण आते हैं। ये आप देख रहे हैं, तथ्यात्मक चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि वर्गों की संख्या भी 5 है और इस इन वर्गों में यानी कि प्रत्येक वर्ग में कुल 5 वर्ण भी आते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से वर्ग हैं, जैसे क वर्ग की बात की जाए, इसमें क, ख, ग, घ और ङ। च वर्ग की बात की जाए तो च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। थ वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। तो ये पांचों जो वर्ग हैं, इन पांचों वर्गों में कुल मिलाकर 25 वर्ण हैं और इन्हीं 25 वर्णों को हम स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। ये भी सवाल अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किए होंगे तो आया है ये कि स्पर्श वर्णों की संख्या कुल कितनी है, तो 25 है। और कई बार तो ये भी पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श वर्ण नहीं है। तो आज के लेक्चर को जितने भी विद्यार्थी देखे होंगे उनको पूरा क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार स्पर्श वर्ण होते क्या है। तो स्पर्श वर्ण जो क से लेकर म तक होते हैं उनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है, और विकल्प में इन्हीं में से कोई वर्ण रखा जाता है और या फिर हटा दिया जाता है। जैसा भी प्रश्न होता है उसके अनुसार विकल्प बनाया जाता है। तो ध्यान में रखिए कि क से म तक के जितने भी वर्ण हैं वो स्पर्श वर्ण के अंतर्गत आते हैं। नीचे दिया गया है य, र, ल, व को अंतस्थ तथा श, श, स और ह को उष्म कहते हैं। तो अंतस्थ और उष्म वो बिल्कुल ध्यान में रखिए। और अभी इसी लेक्चर में हमने एक सवाल भी पूछा था कि य, र, ल, व को क्या कहा जाता है। ठीक है, और उष्म के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, उसमें आप देख रहे हैं कि तीनों तरीके के जो स हैं वो आ रहे हैं और ह भी इसी के अंतर्गत आता है। तो अंतस्थ और उष्म स्पर्श वर्ण से संबंधित प्रश्न आपको हिंदी व्याकरण में भी देखने को मिलते हैं और संस्कृत व्याकरण में भी, लेकिन परीक्षा में ये क्लियर करना कठिन है कि ये जो प्रश्न पूछा गया है ये संस्कृत के दृष्टिकोण से पूछा गया है या फिर हिंदी के दृष्टिकोण से पूछा गया है। लेकिन इसीलिए यूपी टीजीटी पीजीटी में हिंदी के साथ संस्कृत को जोड़ कर रखा गया है, कुछ यही कारण है इसीलिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण, उष्म वर्ण आपके क्लियर हो गए होंगे। कितने वर्ग हैं और कितने वर्ण उन वर्गों के अंतर्गत आते हैं ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बात करें उच्चारण स्थान के ऊपर। उच्चारण स्थान में हमारे शरीर के 2 अंग काफी अहम भूमिका निभाते हैं, जिसमें पहला है जीभ
जिसको कि जिह्वा भी कहते हैं, और दूसरा है मुख। यानी कि जो हमारा पूरा ऊपर का पोर्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है उच्चारण करने में, या फिर किसी से बातचीत करने में भी, या फिर हाव भाव प्रदर्शित करने में भी। पूरा ऊपर का ही जो भी एरिया है, और इसीलिए जब आप कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें चेहरा काफी जरूरी होता है। केवल वो आपका खुद शीशे में या फिर आईने में देखने का चेहरा नहीं है, बल्कि वो एक तरीके से आपकी पहचान है। क्योंकि बाकी सारी चीजें, हाथ हो गया, पैर हो गया, पेट हो गया, पीठ हो गया, और जितने भी हैं चीजें, वो सबका लगभग ये मानकर चला जाता है कि समान है, लेकिन अंतर व्यक्ति व्यक्ति से अंतर हो रहा है चेहरे से। तो उसी तरीके से आप देखेंगे कि उच्चारण स्थान में भी जीभ और मुख का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, और उच्चारण करते समय किसी न किसी स्थान को हमारी जो जिह्वा है स्पर्श करती है मुख के अंतर्गत, और उसी के आधार पर उच्चारण स्थान निर्मित हुआ। और उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। ठीक है। इसके अलावा जो दंतोष्ठ, कंठ तालु, कंठोष्ठ, जिह्वा मूल, कुल 10 तरीके के आप देख रहे हैं यहाँ पर उच्चारण स्थान है। अब जब आप संस्कृत पढ़ते हैं और हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, वहां पर अंतर क्या है और उसको पढ़ने का आप देख रहे हैं कि अलग अलग दृष्टिकोण क्या है, वो थोड़ा सा हम समझेंगे। 3 पार्ट बनाए गए हैं उच्चारण स्थान को समझने के लिए: उच्चरित वर्ण, उच्चारण स्थान और सूत्र। संस्कृत एक ऐसी भाषा के तौर पर भी जाना जाता है उसको कि वो सूत्रात्मक होती है। ठीक है। आप मंत्रों का जाप करेंगे संस्कृत में, तो क्योंकि ये क्या है, ये संयोगात्मक भाषा है। आप जब भाषा विज्ञान वाला मेरा वीडियो देखे होंगे तो वहां पर बताया गया कि ये संयोगात्मक, संस्कृत संयोगात्मक है, जबकि हिंदी क्या है, वियोगात्मक है। और इसकी शुरुआत जब अपभ्रंश, अवहट्ट, ये सब भाषाएं प्रचलित हुई थी, तो धीरे धीरे संयोगात्मक से वियोगात्मक होने लगी थी, और हिंदी भी वियोगात्मक को ही अपनाया है। लेकिन संस्कृत क्या है, संयोगात्मक है, और उसमें सूत्रों का भी काफी यूज किया गया है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग का पूरा सूत्रात्मक तरीके से भी आप अपने दिमाग में तथ्य को रख सकते हैं। तो देखा जाए कि कंठ के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, तो इसमें है अ, पूरा क वर्ग जो है, ह और विसर्ग। आप देख रहे हैं कि 4 तरीके के इसमें पॉइंट्स हैं, कौन कौन से कंठ में शामिल हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट चीज पर मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूं। कंठ के अंतर्गत अ, सामान्य तरीके से सवाल पूछ दिया जाएगा कि अ का उच्चारण स्थान क्या है। तो अगर आपको जानकारी होगी, इस लेक्चर को देखे होंगे, तो जाहिर सी बात है, तुरंत बता देंगे कि कंठ है। क वर्ग में सारे जितने वर्ण हैं वो भी कंठ से हैं, और ह कंठ से है, और विसर्ग, जो विसर्ग है वो भी कंठ से ही है। इसका सूत्र बनाया गया अकूह विसर्जनीयानाम कंठ, अकूह विसर्जनीयानाम कंठ। तो इसको चाहे तो आप याद कर सकते हैं, बाकी यहाँ पर आप खोल खोल कर भी चीजों को देख सकते हैं। दूसरा उच्चरित वर्ण है ई, च वर्ग, य और तालव्य श। तो इसका है तालु। ठीक है। तालु के अंतर्गत ई, च वर्ग, य और श। और इसका सूत्र बताया गया इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु। इसके अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उस पर हमने बात किया। अगला उच्चारण स्थान है मूर्धा। मूर्धा में है री, ट वर्ग, र और श, जिसको कि मूर्धन्य स पूर्वांचल एरिया में कहा जाता है। कई जगह इसको पेट फरवा स भी कहा जाता है। ठीक है। इसका सूत्र दिया गया ऋतु रसा नाम मूर्धा। ठीक है। दंत्य अगला उच्चारण स्थान, जिसके अंतर्गत लरी, त वर्ग, ल और दंत्य स। और इसका सूत्र दिया गया ऋतु लसानाम दंता। ठीक है। अगला उच्चारण स्थान है ओष्ठ, जिसके अंतर्गत उ और प वर्ग, जितने प वर्ग में वर्ण आते हैं सब ओष्ठ से जुड़े हुए हैं। और इसका जो सूत्र दिया गया उपपद्यमानिया नाम ओष्ठव। ठीक है। और नासिका, इसके अंतर्गत य म ड़ न न। ठीक है। तो इसको हम पंचमाक्षर भी कर सकते हैं, जो कि नासिका से बोले जाते हैं। और सूत्र दिया गया नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य यमण ननाम नासिका च। यानी कि अनुस्वार भी जो है वो नासिका से ही उच्चरित होता है। अनुस्वार का जो
सिंबल है, आप जानते हैं किस तरीके से होता है, ठीक है, बिंदी नुमा, और ये वर्ण के ऊपर होता है। तो यहाँ पर आपने देखा उच्चारण स्थानों में कंठ के अंतर्गत क्या क्या आता है, तालु के अंतर्गत क्या आता है, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो क्रम से आप देख रहे हैं कि इसका क्रम आपको ध्यान में रखना है। अगर क्रम आप ध्यान में रखे हैं तो इधर का भी आपको ध्यान में रखना है कि क के बाद च, फिर ट, त, प, ये भी वर्ग एकदम आ रहा है। इधर आप देख रहे हैं कि पूरे स्वर अ, ई, री, री, जिस तरीके से स्वर आता है उसी तरीके से ये भी है। और बाकी इन सबको ह किसके अंतर्गत है, य और श, और तीनों जो श है, ये आप देख रहे हैं कि तीनों श अलग अलग उच्चारण स्थान में। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि कभी मिलाने वाला आए, तो इसी तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि तीनों श प्रयुक्त होते हैं। देख रहे हैं आप एक ही लाइन में एक ही साथ श श स हमारे वर्णमाला में आ जाते हैं, लेकिन इन तीनों का उच्चारण स्थान अलग अलग है। इसको अपने दिमाग में आपको रख लेना है। आगे बात करें कि अगला जो उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, कई बार इसको एक ही में जोड़ दिया जाता है, दंत्योष्ठ हो जाता है। आप जरूर कमेंट्स कर कर बताएंगे कि इसमें कौन सी संधि हुई है, ठीक है। अलग अलग लिखेंगे तो दंतोष्ठ होता है, लेकिन इसको जब दंत्योष्ठ लिखेंगे तो यहाँ पर एक संधि हो रही है, और मैंने संकेत कर दिया है, आप लोगों के दिमाग में आंसर भी आ गया होगा, बस कमेंट्स करना है। अब दंतोष्ठ में क्या आता है, एक मात्र यहाँ पर देख रहे हैं वो आ रहा है, ठीक है, और इसका सूत्र दिया गया वकारस्य दंतोष्ठम। इसी तरीके से है कंठ तालु। कंठ तालु में क्या है, ए ऐ, यानी कि दोनों जो ए ऐ है ये कंठ तालु में है, और इसका सूत्र बताया गया ए दैतो कंठ तालु, ठीक है। इसी तरीके से कंठोष्ठ, दंत्योष्ठ की तरह कंठ्योष्ठ भी शब्द बन जाता है, और कई बार आपने किताबों में पढ़ा भी होगा। तो इसके अंतर्गत है ओ और औ, और सूत्र बनाया गया ओ दौत, ओ दौतो कंठोष्ठम, ठीक है। और यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं जिह्वा मूल, जिह्वा मूलिस यस्य जिह्वा मूलम, इसमें दो वर्णों को रखा गया है क और ख को। तो ये मान लीजिए कोई बहुत गंभीर प्रश्न बनाने वाला व्यक्ति रहेगा तो वो अलग ढंग से पूछ सकता है। हालांकि क ख कंठ में भी आते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक अलग उनको स्पेशल दर्जा भी दिया गया है कि ये जिह्वा मूल के अंतर्गत भी आते हैं। तो इस विशेष जानकारी को बिल्कुल ध्यान में रखिए। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि अन्य जो वर्ण हैं उनके उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ हैं और सूत्र कौन सा है वो आप समझ गए होंगे। आगे बात करें कि जब हम उच्चारण करते हैं तो प्रयत्न करते हैं, तो प्रयत्न को भी जानना जरूरी है। सामान्य तौर पर प्रयत्न का मतलब होता है कोशिश करना, और जाहिर सी बात है कि हम जब उच्चारण करते हैं तो कोशिश ही करते हैं, तो ये सामान्य इसका अर्थ होगा। लेकिन भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो उच्चारण का जो प्रयत्न है उसका क्या मतलब है। जब हम वर्णों का उच्चारण करने में बोलने वाले को कुछ चेष्टा करनी पड़ती है, तो इस चेष्टा को यानी कोशिश को हम प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के दो प्रकार होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। यानी कि उच्चारण स्थान उच्चारण जब हम किसी वर्ण का करते हैं और जो प्रयास हम करते हैं वो भी दो तरीके का है, एक आंतरिक प्रयास और दूसरा बाह्य या बाहरी प्रयास। सामान्य तौर पर देखा जाए तो आभ्यंतर प्रयत्न, इसका अर्थ है कि उस चेष्टा से है जो वर्ण की ध्वनि निकलने से पहले मुख के अंदर होती है, और यह 5 प्रकार की होती है। बताया गया स्पृष्ट, ईषत, स्पृष्ट, विवृत, ईषत विवृत तथा संवृत। जब आप हिंदी का भाषा विज्ञान पढ़े होंगे तो वहां भी इसको आप देखे होंगे कि विवृत, संवृत, अर्धवृत, ठीक है, और ये 3-4 तरीके के वहां पर भी इसके विभाग किए गए हैं, ठीक है। तो आभ्यंतर, जब हम किसी वर्ण को बोलने का प्रयास करते हैं तो जो ध्वनि निकलती है वो पहले मुख के अंदर ही होती है, बाहर नहीं होती, इसीलिए इसको आभ्यंतर कहा गया। आभ्यंतर का एक अर्थ होता है अंदर। अब यहाँ पर स्पृष्ट को हम देखें तो स्पृष्ट क्या है कि इसमें जब हम इस प्रयत्न में जिह्वा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, इसमें जैसे क से लेकर म तक के वर्ण आते हैं, इसी कारण इन्हें स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है, स्पृष्ट का मतलब स्पर्श से भी लगाया जा सकता है, और इसकी संख्या कुल कितनी हो गई, 25 हो गई, क्योंकि यहाँ पर दिया गया कि क से लेकर म तक के वर्ण आते हैं। तो अब आपको विशेष ध्यान ही नहीं देना है। अगर मान लीजिए कभी सवाल पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन
स्पृष्ट वर्ण के अंतर्गत आता है। तो पहले तो आप परीक्षा में स्पृष्ट को देखकर थोड़ा सा भड़क जाएंगे कि ये कहाँ से शब्द आ गया है, हमने तो तमाम स्पर्श अंतस्थ उसमें ये सब पढ़ा था, ये कहाँ से आ गया। अब इस लेक्चर के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि स्पर्श ही स्पृष्ट है, मतलब शक्तिमान ही गंगाधर है। तो क से लेकर म तक के वर्ण को आप स्पृष्ट तुरंत बता देंगे। इसी तरीके से दूसरा जो है ईषद स्पृष्ट, यानी कि इस प्रयत्न में जिह्वा उच्चारण स्थान को थोड़ा स्पर्श करती है, स्पृष्ट में पूरा करती है, लेकिन ईषद स्पृष्ट में थोड़ा सा करती है। और इस श्रेणी में आते हैं य र ल व, और इनको क्या कहा जाता है, अंतस्थ। ये भी आपने पढ़ा होगा। य र ल व यानी कि इसका दूसरा नाम है ईषद स्पृष्ट प्रयत्न, इसका दूसरा नाम है। अगला है विपरीत। यह प्रयत्न स्वरों का है, इनके उच्चारण स्थान में मुंह खोलना पड़ता है। तो विपरीत में सारे स्वर इसमें शामिल हैं, तो विपरीत को भी ध्यान में रखिए। ईषद विपरीत, इसमें जिह्वा को कम उठाना पड़ता है, जैसे श श स ह, यानी कि जो उष्म वाला पोर्शन है वो ईषद विपरीत कहलाता है। संवृत क्या है, इसमें वायु का मार्ग बंद रहता है, यानी कि जो हम मुख से श्वास लेते हैं वो एकदम से बंद रहता है। यह केवल अस्वर में प्रयुक्त होता है। तो ध्यान में रखना है कि विपरीत में स्वरों का पूरी बात कही गई है, लेकिन समवृत में एक स्वर आता है जिसका नाम है अ, और अ का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ। ठीक है, तो ध्यान में रखिए कि यही सवाल पूछा जाएगा कि अ किस प्रकार का प्रयत्न है या फिर किस में आता है। तो इसमें समवृत दे देगा, विपरीत, ठीक है, स्पर्श इस टाइप से दे देगा, आपको उसी में से चुनना है और इसका सही जवाब हो जाएगा समवृत। इस तरीके के छोटे छोटे प्रश्न टीजीटी पीजीटी जैसे परीक्षाओं में कठिन होने लगते हैं, इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिए, इसको हल्के में नहीं लेना है। आगे बात करते हैं, हम अभ्यंतर पर बात कर लिए, अब बात कर रहे हैं बाह्य प्रयत्न के ऊपर। बाह्य प्रयत्न वर्ण के मुख से बाहर निकलने वाले समय जो ध्वनि वायु निकलती है वो बाह्य प्रयत्न कहलाता है। यानी बाह्य प्रयत्न वर्ण के मुख से बाहर निकलते समय जो प्रयत्न हम करते हैं वो बाह्य प्रयत्न कहलाता है। इसकी संख्या कुल है 11। विवाद, संवाद, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त तथा त्वरित, कुल 11 की बात की गई। इसमें से आपने घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण के बारे में हिंदी भाषा विज्ञान को पढ़ते हुए पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर घोष लिखा गया है, इसको हम सघोष भी कह सकते हैं, और इसके बारे में हमने बड़ी डिटेल से चर्चा की है। जो बच्चे पुराने समय से जुड़े होंगे, बहुत दिनों से जुड़े होंगे, वो बिल्कुल मेरी बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो बाह्य प्रयत्न में हो सकता है कि आने वाले समय में पूछा जाए कि घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण किस प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, स्वर के मात्रानुसार भेद, यानी कि स्वरों के भेद के बारे में चर्चा करें तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ठीक है, ह्रस्व मतलब जो छोटी की मात्रा होती है, और दीर्घ का मतलब जो बड़ी की मात्रा होती है। इसमें आप देख रहे हैं ह्रस्व में अ, ई, उ, री, री ये सारे आ जाते हैं, और इनका उच्चारण काल एक मात्रा का होता है। इसका प्रयोग ज्यादातर जब हम छंद पढ़ते हैं तो वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा है दीर्घ, जिसमें कि आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ दीर्घ स्वर है, और इनके उच्चारण काल का 2 मात्राओं का होता है। प्लुत, इनका उच्चारण काल 3 मात्राओं का होता है, अतः इनके लिखने में एक 3 अंक के सामने लिख देते हैं, जिसको कहते हैं जैसे ओम। ओम जो शब्द है ये प्लुत के अंतर्गत आता है। तो सामान्य तौर पर कभी कभी आपको गुगली या फिर फ्लाइटेड बॉल देने के प्रयास में इस तरीके के छोटे प्रश्न दे दिए जाते हैं, जिससे कि आप आसानी से भी हल कर सकते हैं, या फिर जल्दीबाजी में रंगने में, अति उत्साह में रंगने में गलती भी कर सकते हैं। तो हर एक चीज को आपको सचेत होकर देखना है और उसको परीक्षा में सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज के लेक्चर में संस्कृत वर्णमाला और प्रत्याहार पर विस्तार से बातचीत किया, और उम्मीद है कि इससे आने वाले सभी प्रश्न आपके लिए आसान लगेंगे, उनके उत्तरों को आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। हमने इस पर अभी बातचीत किया है थ्योरेटिकल ढंग से, लेकिन आने वाले दिनों में
ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर भी कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जिससे कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से और अ, आपकी मदद की जाए। ठीक है, तो इस लेक्चर को आपने देखा और सुना, कैसा लगा कमेंट्स कर कर जरूर बताइए, और जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए, जिससे कि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मुझे भी लगेगा कि मेरी बातों को आप लोग सीरियसली लेते हैं। तो उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो लेक्चर आपको एक व्यू दिया होगा, और मेरी यही कोशिश रहती है कि मुझे व्यूज से ज़्यादा विद्यार्थी मेरे व्यू को, दृष्टिकोण को समझें और अपने परीक्षा में सफलता हासिल करें। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।